सहमति बनी है खरीफ फसलों की। मुझे लगता है कि ये केवल छत्तीसगढ़ प्रदेश की स्थिति नहीं है। सारे हिंदुस्तान में केमिकल फर्टिलाइज़र के बारे में लगातार केंद्र सरकार के साथ बैठकों में हमने आग्रह किया है। अब पूरे देश में फर्टिलाइज़र की कमी हर राज्यों से सूचना है। छत्तीसगढ़ में जहाँ तक सवाल है, अभी हम लोगों को जितना खरीफ के लिए एडवांस लिफ्टिंग हो जाना था उतना अभी सप्लाई कंपनियों के द्वारा नहीं की जा चुकी है। हालांकि अलॉटमेंट केंद्र सरकार के द्वारा जितना हमने मांग किया उसके आसपास है, लेकिन जो कंपनियों से सप्लाई होना है उसके 2-3 कारण हैं। एक तो अपने यहाँ रॉक फॉस्फेट और अमोनियम नाइट्रेट की कमी है। यूक्रेन युद्ध के कारण प्रभावित भी हो रहा है। लॉजिस्टिक जो चेन है, डीजल और पेट्रोल की महंगाई के कारण वो भी प्रभावित हो रहा है। ये ऐसे कारण हैं जिसके कारण खाद की सप्लाई निश्चित रूप से प्रभावित हो रहा है। उसके बावजूद भी अधिकारियों को हमने निर्देश दिया है जितनी खाद की आपूर्ति हो उसको प्राइमरी सोसाइटी के माध्यम से किसानों को वितरित किया जाए। और किसानों से भी हमने आग्रह किया है हमारे प्राइमरी सोसाइटी में गोडाउनिंग की स्थिति ना हो, किसान एडवांस लिफ्टिंग खाद को कर ले। को लेकर डी पुरंदेश्वरी का सामने आया है बयान। उन्होंने कहा है कि जिस तरह टी.एस. सिंहदेव और दामोदर साहू को कांग्रेस ने धोखा दिया है उसी तरह आगे भी धोखा दिया। मुझे लगता है कि बहुत अरसे तक आदरणीय डी पुरंदेश्वरी जी कांग्रेस की लीडरशिप में रही हैं। उनके अंदर अभी भी कांग्रेस का जिन्स बोलता है, तो कांग्रेस के बारे में टिप्पणी वो कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में आदरणीय पुरंदेश्वरी जी को कांग्रेस के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहिए। किसको हाईकमांड कब कितनी मदद करेगा, कहाँ पद दिया जाएगा, कहाँ नहीं दिया जाएगा, ये तय करने का काम हमारे हाईकमांड का है। मुझे लगता है कि आदरणीय पुरंदेश्वरी जी को अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की चिंता करनी चाहिए। नामांकन जो प्रत्याशी को घोषित नहीं किया गया, सीएम को भी जाना है दिल्ली, कब तक नामों की घोषणा हो पाएगी? अब तक किसी अब ये तो छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि 3/4 से भी बड़ी बहुमत से आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व की कांग्रेस की सरकार है। दोनों सीट कांग्रेस को लगभग निर्विरोध मिलना है, इसलिए इसमें हम सबको चिंता नहीं करनी चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी और हाईकमांड के बीच में जब भी चर्चा होगी नामों पे फैसला हो जाएगा और जैसी नामों की घोषणा होगी प्रक्रिया हम पूर्ण कर लेंगे। सर, ये जो कपिल सिब्बल है वो समाजवादी पार्टी की तरफ चले गए, इस उम्र में हाथ का साथ छोड़ के साइकिल चलाएंगे। अब जिस तरीके से मीडिया में आया है, उन्होंने निर्दलीय तौर पर समाजवादी पार्टी में गए नहीं हैं, समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा में नामांकन दाखिल किया है। आने वाले समय में देखिए और क्या होता है। ये हुआ था, उसमें राहुल गांधी में उनसे सवाल किया गया था, हंसते ऊपर भी सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि मैं इससे जो विरोध हो रहा है वो न्यायोचित है और पार्टी के भीतर खासतौर पे जो खनन को लेकर हमारे सर्वमान्य नेता राहुल जी से प्रश्न किया गया कैम्ब्रिज में, और उन्होंने जो उत्तर दिया है हम सब लोग उस उत्तर के लक्ष्मण रेखा के अंदर बंधे हैं। उनके आदेश के अक्षरशः पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा है सर कि बड़ा निर्णय जल्द सामने आएगा, तो क्या ये उनके हर आदेश का अक्षरशः हम पालन करेंगे। राज्यसभा भी सरकार ने घोषणा की है कि 200 रुपये रसोई गैस सिलेंडर में कम कर दिया गया, उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। केवल किसको मिल रहा है? बीपीएल वालों को दिया जा रहा है, बाकी लोगों को नहीं मिल रहा है। देखिए, केंद्र सरकार ने न केवल रसोई गैस, डीजल और पेट्रोल की भी कीमतों में थोड़ी कमी की घोषणा की है। हमने एक पिक्चर देखा था आज का एमएलए, उसमें जो एमएलए होता था 8 आने की रोटी की कीमत को 2 रुपया कर देता है और जनता की मांग पे फिर उसको 1 रुपया कर देता है। 52 रुपया के डीजल को 105 रुपया किया गया और 5 रुपया कमी किया गया। तो जनता के ऊपर बोझ डाला गया है कि जनता का बोझ कम किया गया है? जनता, हमारे देश की जनता खूब समझदार है। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के इस तरीके से जो काम हुए हैं ना उसको समझती है। आने वाले वक्त में इसका जवाब दिया जाएगा। भाजपा के प्रदेश प्रधान मोदी जी के 8 साल पूरे होने वाले हैं, इस पर किस तरह की रूपरेखा रहेगी? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के 8 साल में कोरे भाषणों का जनता को पिटारा खोल करके देने वाली है।
छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में तो आदरणीय मोदी जी की एक भी उपलब्धि नहीं है, एक भी। यहाँ के भी पब्लिक सेक्टर के कारखाने नीलाम में चढ़ रहे हैं। एनएमडीसी का हमारा नगरनार प्लांट तक को भी बेचने के लिए लिस्टिंग कर दिया गया है। तो आखिर उनकी उपलब्धि क्या है, छत्तीसगढ़ को क्या मिला है? एक आध काम तो बता दें। ना महंगाई कम हुआ, ना बेरोजगारी कम हुआ, ना किसानों को कोई मदद हुई, ना कोरोना काल में हमारी कोई मदद हुई। कोरोना काल में जो 20 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा की गई थी, 20 नया पैसा किसी के खाते में नहीं आया। केवल भाषणों में असत्य कथन होता है। अब इसका कितना प्रचार कर पाएंगे? कितना असर जो है प्रदेश भर में पड़ेगा? पूरे छत्तीसगढ़ के अर्बन बॉडीज़ में, विशेष रूप से नगर निगमों में ये कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। जो छोटे छोटे प्रमाण पत्रों की लोगों की ज़रूरत होती है, अब केवल मितान को टोल फ्री नंबर से फ़ोन करेंगे तो शहरी मितान उनके घर में पहुंचेंगे और कागजात और फीस इकट्ठा करेंगे और उसके बाद प्रमाण पत्र बना के विद इन टाइम लोगों को दे दिया जाएगा। उसका काम रायपुर नगर निगम में बहुत अच्छे से चल रहा है। आने वाले समय में सारे नगर पालिकाओं में भी इसको शुरू करेंगे, लेकिन शहरों में इसकी शुरुआत हुई है तो लोगों को सुविधा देने के लिए हुई है और इसकी अच्छी शुरुआत हुई है। फिर इसका सवाल है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र का अब विकल्प के रूप में तो हम लोग नहीं दे रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है, हमने जो 11,000 गौठानों में गोधन न्याय मिशन के तहत गोबर खरीदी शुरू किया है, तो 19 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट हमारा तैयार हो चुका है, जिसमें 16 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट हम किसानों को और खेतों में जहां आवश्यक है वहां दे चुके हैं। तो आने वाले समय में तीव्र गति से हमारा ये फर्टिलाइज़र भी किसानों के मध्य लोकप्रिय हो रहा है, उठाव भी हो रहा है। लेकिन केमिकल फर्टिलाइज़र अब चूँकि किसान लगातार उसका यूज़ किए हुए हैं तो उनकी मांग है, अब पूर्ति कितनी केंद्र सरकार कर पाएगी उसके ऊपर ये सब कुछ निर्भर करता है। ये आज हो रहे हैं, इसमें नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कमेंट्स आया है कि कांग्रेस के 50 साल पर बीजेपी के 8 साल भारी है। वहीं मुख्यमंत्री रमन सिंह बोल रहे हैं कि आज पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा है, गरीब किसानों के जीवन में परिवर्तन आया है। इस तरह के दो बयान आए हैं, क्या कहना है? मुझे लगता है कि आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी का जो बयान है और आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी का बयान है, ये केवल बयान है। डॉक्टर रमन सिंह जी को बताना चाहिए कि किसानों के जीवन में अगर परिवर्तन आया है तो मोदी सरकार की देन क्या है। कोरोना काल में 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया था, 20 नया पैसा किसी के खाते में नहीं आया। महंगाई कम करने का वायदा किया था, महंगाई दुगनी रफ्तार से बढ़ रही है। बेरोजगारी कम करने का और 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वायदा किया था, लेकिन रोजगार तो रोजगार लोगों से छीना जा रहा है। नारा लगाया गया था कि देश नहीं बिकने दूंगा, अब लोग नारा लगा रहे हैं उन्हीं की पार्टी में, देश नहीं बचने दूंगा। पूरे देश के पब्लिक सेक्टर के कारखाने क्यों बेचे जा रहे हैं, इसका उत्तर कौन देगा? पूरे देश में लगातार महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग त्रस्त हैं, इसका उत्तर कौन देगा? और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की 3 बड़ी योजना, एक जनधन खाता खुलवाने की बड़ी योजना थी, पूरा जनधन खाता डिफ़ॉल्ट हो चुका है। 15 लाख रुपया प्रति खाते आएंगे ब्लैक मनी करके केंद्र सरकार ने तब कहा था, 15 नया पैसा किसी के खाते में नहीं आया। दूसरा, उन्होंने SBM शुरू किया, स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया, आधे हिंदुस्तान का टॉयलेट ध्वस्त हो चुका है। और तीसरा, उन्होंने उज्ज्वला योजना शुरू किया, पूरे हिंदुस्तान में 15 से 20% लोग ईंधन गैस की कीमत बढ़ने के कारण अपनी गैस सिलेंडर को रिफ्यूल नहीं करा पा रहे हैं। न मोदी सरकार के कोई लोग इसका उत्तर दे पा रहे हैं, न भारतीय जनता पार्टी के कोई लोग इसका उत्तर दे पा रहे हैं। कांग्रेस चल रही है, नई कोई टीम बनी नहीं है, नई टीम बनने की बात हो रही है, उसके बिना कैसे ये 2023 में? अब ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन 6 महीने से माननीय पुरंदेश्वरी जी प्रयास कर रही हैं, लेकिन उसके सारे प्रयास निष्फल जा रहे हैं। और आखिरी बात, छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी में इतना अंतरकलह और विरोध है कि जिसको आज जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो कभी रायपुर के प्रभारी हुआ करते थे छत्तीसगढ़ के, उनको भी और उनके पितृ पुरुष को भी एकात्म परिसर में किस दुर्गति का सामना करना पड़ा था। तो आदरणीय पुरंदेश्वरी जी क्या कर पाएंगी?
हमें तो इसमें बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। इसी में सवाल उनसे किया गया कि बीजेपी में चेहरा कौन होगा, तो उन्होंने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया, कह रहे हैं कि कांग्रेस से ये सवाल पूछना चाहिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो गृह मंत्री हैं ताम्रध्वज साहू उनको धोखा दिया है, या सिंधियों को धोखा दिया है, ऐसा कहना है। हो गया। का आयोजन 1 और 2 जून को किया जाना है, कहाँ पर ये आयोजित होगा और क्या रूपरेखा रहेगी? संभावित रूप से ये संगठन का फैसला है और संगठन में काम करने वाले सारे लोगों की कार्यशाला बिलासपुर में 1 और 2 जून को प्रस्तावित है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी कार्यशाला की रूपरेखा आपके सामने आ जाएगी। ये मिताल योजना। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.